झांसी में 59 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इन पर बिना इजाजत के निकाय चुनाव की ड्यूटी से गायब रहने का आरोप है और इनके खिलाफ ना सीपरी बाजार में धारा 188 और 134 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ड्यूटी से गायब रहे थे ये 59 कर्मचारी, जिसके चलते झांसी के सीपरी थाना क्षेत्र में इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है और ऐसे में इन सभी पर अब कार्रवाई की जाएगी। जानबूझकर ड्यूटी से गायब रहने का इन पर आरोप लगाया गया है। झांसी के सीपरी धारा थाने में ये केस दर्ज किया गया है। 59 कर्मचारी थे जो कि ड्यूटी से गायब थे, जिसके चलते इन पर आरोप लगाए गए और ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। झांसी के सीपरी धारा थाने में केस दर्ज कर लिया गया है 59 कर्मचारियों पर। ऋषिकेश में थप्पड़बाजी मामले में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम भी शामिल है। आईआईटी के तहत मांगी गई जानकारी में यह खुलासा हुआ है, जिसमें जानकारी ये मिली है कि मुकदमे में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी नामजद है। साथ ही पीआरओ कौशल और उनके गनर को भी यहाँ पर नामजद किया गया है। आपको ये भी बता दें कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उनके सुरक्षा कर्मी ने ऋषिकेश में बीच सड़क पर एक युवक के साथ मारपीट की थी, जिसमें मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी युवक पर थप्पड़ बरसाए थे। तो प्रेमचंद अग्रवाल मुकदमे में नामजद यहाँ पर सामने आए हैं और वहीं प्रेमचंद के जो गनर थे उनके ऊपर भी यहाँ पर आरोप लगे हैं कि बीच सड़क पर इन्होंने मारपीट वहां पर की थी। हालांकि दोनों ही पक्ष ने एक दूसरे पर यहाँ पर थाने में केस दर्ज कराया। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये उसी वक्त का है जब बीच सड़क पर मारपीट हो रही थी। डॉन मुख्तार अंसारी पर पुलिस का शिकंजा और मजबूत होता जा रहा है। पुलिस ने मुख्तार के रिश्तेदारों की कुंडली तैयार कर ली है। मुख्तार के 11 रिश्तेदारों की बनाई गई है, जिन पर वाराणसी पुलिस की खास नजर। बाहुबली से माफिया बने मुख्तार अंसारी की क्राइम कुंडली खंगालने के साथ साथ तमाम मामलों में सबूत पुख्ता करने में पुलिस जुट गई है। इसके लिए उसके नातेदार और रिश्तेदारों की सूची बनाई गई है। मुख्तार अंसारी के जिन 11 रिश्तेदारों का क्राइम डेटा तैयार किया गया है, उनमें भाई अफजाल अंसारी पर 7 केस, पत्नी अफसा अंसारी पर 11 केस, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 केस दर्ज हैं, उमर अंसारी पर 6 और भाई सिबकतुल्ला अंसारी पर 3 केस के साथ ही साले अनवर शहजाद 6 और साले सरजील रजा पर 6 केस दर्ज हैं। साथ ही एक और साले अताउल रहमान पर 7, मुख्तार के बहनोई रजजुल हक पर 4 केस दर्ज हैं। चचेरे भाई गौस मोहुद्दीन पर 2 केस दर्ज हैं। उधर मुख्तार गैंग के 75 बदमाशों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। 10 नए गैंग को रजिस्टर करते हुए 106 नए सदस्यों को चिन्हित किया गया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ राज्य में कई जिलों में 61 केस दर्ज हैं। इनमें से 23 केसों में कोर्ट में मामला चल रहा है। लखनऊ कमिश्नरेट में 5, आगरा कमिश्नरेट में 1, बाराबंकी में 2, वाराणसी कमिश्नरेट में 2, पंजाब में 1 और वाराणसी जोन में कुल 50 केस दर्ज हैं। हालांकि वाराणसी जोन और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में मुख्तार के 11 रिश्तेदारों को लिस्टेड किया गया है। इन सभी के खिलाफ कोर्ट में पुख्ता सबूत पेश किए जाने की योजना है। पुलिस की योजना है कि कोर्ट में ऐसे सबूत पेश किए जाएं जिससे लोग कानूनी कार्रवाई से किसी भी स्थिति में बच नहीं पाए। यूपी में पीएफआई को लेकर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की। प्रदेश में 20 से अधिक जिलों में छापेमारी की गई। साथ ही एटीएस ने पीएफआई से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनामी परवेज अहमद और रईस अहमद को भी दबोचा गया। यूपी एटीएस ने जिन जिलों में छापेमारी की उनमें लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, बहराइच, बिजनौर शामिल हैं। एटीएस को मिली जानकारी के मुताबिक पीएफआई का अहम टारगेट पश्चिमी यूपी है, क्योंकि मेरठ में छापेमारी के दौरान पीएफआई से जुड़े 7 लोगों को एटीएस ने हिरासत में लिया है, जिनमें बुलंदशहर सपा नगर अध्यक्ष रह चुका अब्दुल खालिक भी शामिल है। उधर बिजनौर से एटीएस गाजीपाड़ा और चांदपुर के इमाम को हिरासत मिली है। बहराइच में पीएफआई के सक्रिय सदस्य नजमुज्जमा से पूछताछ के बाद एटीएस में साथ ले गई। नजमुज्जमा जरवल के वैराकाजी मोहल्ले का रहने वाला है और इसकी भाभी जरवल नगर पंचायत से चुनावी मैदान में है। उधर एटीएस ने राजधानी लखनऊ में छापेमारी कर रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शोएब को भी हिरासत में लिया है। शोएब को भी पीएफआई से कनेक्शन के मामले में पूछताछ के लिए उठाया है। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन निकाय चुनाव के दूसरे चरण के बीच पीएफआई सक्रिय होने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी हैं, जिससे सुरक्षा में कोई बड़ी चूक न हो पाए, क्योंकि इससे पहले हुए कई दंगों में पीएफआई के सदस्यों का नाम शामिल पाया जा चुका है। आजमगढ़ है, बनारस है, मुरादाबाद है, मेरठ है, सहारनपुर है, इन जनपदों में भी लगातार छापेमारी करके लोगों से उठाकर उनको पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये पूछताछ क्यों हो रही है, रेड क्यों हो रही है, ये अभी तक राज है। तो एक तरफ पीएफआई को लेकर के लगातार छापेमारी जारी है, तो उधर प्रयागराज में उमेशपाल शूटआउट केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले उमेशपाल का अतीक अहमद से फोन पर झगड़ा हुआ था और जमीन से जुड़े मामले को लेकर के अतीक ने धमकी भी दी थी। उमेशपाल हत्याकांड में हैरान कर देने वाला खुलासा अतीक अहमद के वकील से पूछताछ में हुआ है।
माफिया अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ के मुताबिक बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने अपने फोन से उमेश पाल के अतीक अहमद से बातचीत कराई थी। उमेश पाल शूटआउट केस से तकरीबन 2 महीने पहले बातचीत कराई गई थी। बातचीत कराने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल के घर गया था। फोन पर बातचीत के दौरान अतीक अहमद ने साबरमती जेल से उमेश पाल को धमकाया था। धमकी के बावजूद उमेश पाल के नहीं डरने पर अतीक अहमद ने जान से मारने की बात कही थी, क्योंकि अतीक अहमद जमीन से जुड़े एक मामले में पैरवी बंद करने को लेकर उमेश पाल से बात करना चाहता था। सूत्रों के मुताबिक फोन पर बातचीत के दौरान अतीक और उमेश पाल दोनों में तीखी बहस हुई थी। धमकी देने के बाद भी उमेश पाल के नहीं डरने पर अतीक अहमद ने अपनी बेइज्जती महसूस की थी। अतीक के वकील के मुताबिक अतीक के धमकी देने पर उमेश पाल ने भी फोन पर उसे बुरा भला कह दिया, जिसकी वजह से अतीक अहमद बौखला गया था। इसके बाद अतीक ने बरेली जेल फोन कर अशरफ को उमेश पाल की हत्या कराने को कहा था। फिलहाल सौलत हनीफ पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि अतीक से जुड़े अभी और कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं। सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद रामपुर की स्वार विधानसभा सीट खाली हो गई है और अब उस पर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में स्वार विधानसभा उपचुनाव में सपा ने अनुराधा चौहान को प्रत्याशी बनाकर के सबको चौंका दिया। अनुराधा चौहान के लिए आजम खान सेकुलर अंदाज में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं। मुस्लिम बाहुल्य स्वार सीट पर सपा के हिंदू प्रत्याशी उतारने के बाद बताया जा रहा था कि सपा के इस फैसले से मुस्लिम वोटर्स काफी नाराज हैं। लेकिन जब सपा के कद्दावर नेता आजम खान चुनावी मैदान में उतरे तो विरोधी खेमे में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि आजम खान ने न सिर्फ सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान के लिए वोट मांगा, बल्कि उनका सेकुलर अंदाज भी देखने को मिला। आजम ने मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का पाठ पढ़ाया। इतना ही नहीं, आजम ने महात्मा गांधी की हत्या के समय निकले बोल हे राम का भी जिक्र किया। बापू की हत्या और मरते वक्त बहुत सारे शब्द निकला बापू के नाम से, हे राम, और आज राम के नाम पर एक बापू की हत्या। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर अब्दुल्ला आजम ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। तब उन्होंने बीजेपी गठबंधन से अपना दल एस के प्रत्याशी को हराकर चुनाव में जीत दर्ज की थी। हालांकि इस सीट पर फिर से सपा और बीजेपी गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन सपा के लिए अपने गढ़ में आजम खान और अब्दुल्ला ने मोर्चा संभाल रखा है। दोनों लगातार इलाके में घूमकर वोटर्स को रिझाने में लगे हुए हैं। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी पार्टियों के दिग्गज मैदान में हैं। कल सीएम योगी ने अलीगढ़, बदायूं और बरेली में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैली की। अलीगढ़ में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। सीएम योगी ने मंच से ही विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। अलीगढ़ के ताले का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद हमने ताले का सही इस्तेमाल किया, दंगों, माफिया और गुंडों पर ताला लगा दिया। लेकिन जातिवादी सोच के परिवारवादी लोगों ने अलीगढ़ के ताला उद्योग को बंद करने का कार्य किया। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पहले लोग अलीगढ़ आने से डरते थे, पता नहीं कब दंगा हो जाए, लेकिन अब आप देखते होंगे कि माफिया अपराधी सीना तान कर नहीं चल सकता। उत्तर प्रदेश में दंगों पर ताला लग गया है। अलीगढ़ का ताला आज उत्तर प्रदेश के दंगों में लग करके उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। सीएम योगी ने बदायूं और बरेली में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। साथ ही कहा कि भाजपा के मेयर, चेयरमैन और पार्षद होंगे तो सुविधाओं के लिए जितना पैसा लगेगा डबल इंजन की सरकार उपलब्ध कराएगी। हालांकि दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने प्रचार को लेकर अपनी तमाम ताकत झोंक दी है, लेकिन अब इंतजार 11 मई का है, जब जनता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।